कभी कभी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म कोई दुश्मन नहीं देता, बल्कि वो इंसान देता है जिसके साथ हमने पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाई होती हैं। और जब एक औरत सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक माँ भी बन जाती है, तो उसका टूटना सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं होता, वो उसकी पूरी दुनिया का उजड़ जाना होता है। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, ये कहानी है एक माँ के सब्र की, एक बीवी के उस टूटे हुए भरोसे की, और एक मर्द की उस गलती की जिसने एक हंसते खेलते घर को अंदर से खोखला कर दिया। आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर की ज़िंदगी की सच्चाई है। उनकी इज्जत और प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैंने इस कहानी में नाम तो बदल दिए हैं, लेकिन जो दर्द है, जो आंसू हैं और जो सच्चाई है, वो बिल्कुल असली है। ये कहानी है साक्षी और विशाल की, जिन्होंने कभी प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ना सीखा था, मगर अफसोस वक्त के साथ वो एक दूसरे से ही हार गए। साक्षी एक कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन ऑफिस के ट्रेनिंग रूम में साक्षी की पहली मीटिंग थी अपनी टीम के साथ। वो थोड़ी नर्वस थी नए चेहरों के बीच। जैसे ही उसने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, स्क्रीन फ्रीज हो गई। सबने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन साक्षी का चेहरा उतर गया। वो और भी ज्यादा नर्वस हो गई। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, सम टाइम दैट द ओनली सॉल्यूशन फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, राइट? ये विशाल था। लंबी कदकाठी, आंखों में हल्की चमक और चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट। उसने बिना कोई सवाल किए साक्षी के लैपटॉप पे झुककर प्रॉब्लम ठीक कर दी। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, हाय, आई एम विशाल। लुक्स लाइक योर लैपटॉप एंड यू बोथ नीडेड अ लिटिल वार्म अप कॉफी। साक्षी ने शर्मिंदा होकर कहा, हाय, आई एम साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। और हाँ, शायद कॉफ़ी तो बनती है। वो मीटिंग तो ठीक हो गई, लेकिन साक्षी के दिल में विशाल की वो काम प्रेजेंस और उसकी केयरिंग आवाज़ घर कर गई। ऑफिस आते जाते अक्सर दोनों की मुलाकात और बातें होने लगी। प्रोफेशनल से बातें कब पर्सनल हो गई पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद एक ज़रूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी और दोनों को लेट नाइट तक ऑफिस में रुकना पड़ा। रात के 11 बजे थे। साक्षी थक चुकी थी और डिज़ाइन में एक बग पकड़ नहीं पा रही थी। उसने साक्षी की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, साक्षी, टेक अ ब्रेक, यू हैव बीन स्टेयरिंग एट द स्क्रीन फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट। आंखें बंद करो, आई विल गेट यू सम वाटर। जब वो पानी लेकर वापस आया, उसने देखा साक्षी ने डेस्क पर ही अपना सर रख दिया है, उसकी आंखें बंद हैं। विशाल ने चुपके से अपना जैकेट निकाला और उसके कंधे पर डाल दिया। फिर वो उसके पास बैठ गया और उस बग पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह जब साक्षी की आंख खुली, प्रेजेंटेशन रेडी थी। उसके कंधे पर विशाल का जैकेट था और उसके डेस्क पर एक हॉट कॉफी और एक छोटा सा स्टिकी नोट था। Coffee is ready and so is the presentation. You should always trust your team and yourself also. See you in the meeting. विशाल। साक्षी धीरे धीरे विशाल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। एक आउट स्टेशन मीटिंग के लिए उन्हें एक दूसरे शहर जाना पड़ा। काम खत्म होने के बाद उन्होंने एक शाम साथ बिताने का फैसला किया। पहाड़ी इलाके में जहाँ शाम का सूरज ढल रहा था, वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ की विंडो से पूरा शहर साफ दिख रहा था। बातें प्रोफेशनल से पर्सनल होने लगी। साक्षी ने कहा, विशाल, जब आप मेरे लिए कॉफ़ी लाते हैं या मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, मुझे लगता है जैसे आप मेरे लिए सिर्फ कलीग नहीं हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू द ऑफिस जस्ट टू सी यू। विशाल ने साक्षी का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पे वही कॉन्फिडेंट स्माइल थी, लेकिन आंखों में एक गहरा एहसास था। विशाल ने कहा, तुम मेरी सिर्फ कलीग नहीं हो, तुम मेरी दुनिया हो साक्षी। जब तुम हंसती हो
तो ऑफिस की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। वो लेट नाइट प्रोजेक्ट और सरप्राइज कॉफ़ी ब्रेक मेरे लिए रोमांटिक शायरी जैसे हैं। आई लव यू साक्षी, मुझे अब कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक साथ। पूरे ऑफिस में उनके रिलेशनशिप की बात पता चलने लगी थी सबको धीरे धीरे। वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते। उनका रिश्ता गहरा हो गया। तो अगला कदम था अपने घर वालों को बताना। साक्षी ने सबसे पहले अपनी माँ और पापा को विशाल के बारे में बताया। जवाब वही था जिसका डर था, साफ इनकार। साक्षी ने रोते हुए कहा, पापा प्लीज़, विशाल बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा, हम एक दूसरे को समझते हैं। साक्षी के पापा ने गुस्से में कहा, चुप, एक आवाज़ भी मत निकालना, हमने तुम्हारी शादी के लिए बहुत सपने देखे हैं। शादी के लिए अपनी जाति, अपने रीति रिवाज होते हैं। ये तुम्हारे ऑफिस का टाइम पास है। हम इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे और तुम भी अब उससे मिलना और उससे रिश्ता रखना ख़त्म कर दो। विशाल ने भी अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने भी साफ कह दिया, अगर उस लड़की से शादी की तो आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। दोनों ने महीनों तक अपने अपने घर वालों के सामने मिन्नतें की, समझाने की कोशिश की, लेकिन प्यार के आगे जात, दुनियादारी और समाज की दीवार बहुत ऊंची निकली। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और उनके परिवार का इनकार एक पत्थर की दीवार की तरह मजबूत हो गया, तो साक्षी और विशाल ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और सबसे मुश्किल फैसला लिया अपना जिंदगी का। एक सर्द सुबह साक्षी ने अपने घर, अपनी दुनिया, अपनी पहचान को पीछे छोड़ दिया। विशाल ने भी अपने माँ बाप की नामंजूरी को कबूल कर लिया। उन्होंने बहुत ही सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली। नतीजा ये हुआ कि साक्षी के घर वालों ने उससे तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। फ़ोन कॉल्स बंद, दरवाजे बंद। उनके लिए वो एक मरी हुई बेटी बन गई। विशाल के परिवार ने भी रिश्ते तोड़े, लेकिन थोड़े सॉफ्ट तरीके से। कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए, फ़ोन कॉल्स बंद हो गई, लेकिन पैसों का सपोर्ट छुपकर आता रहा, क्योंकि विशाल की माँ और उसके बड़े भाई उससे मिलते रहे। साक्षी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अब उसकी पूरी दुनिया, उसका भरोसा, उसकी पहचान सिर्फ एक इंसान था, विशाल। उसका वो प्यार जिसके लिए उसने अपने आप को गुनाहगार बना लिया था, अब वही उसका आखिरी सहारा था। जब इंसान सबसे अलग होकर एक नया संसार बसाता है, तो हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। साक्षी ने अपना सब कुछ विशाल को दे दिया था और विशाल ने उस भरोसे को अपनी मोहब्बत से सींचा। शादी के बाद साक्षी और विशाल की ज़िंदगी अब सिर्फ उनकी थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स और लोन लेकर एक छोटा सा घर खरीदा और वो एक छोटे से आशियाने में रहने लगे, जिसे उन्होंने खुद अपने प्यार से सजाया था। ऑफिस में अब वो चुपके मिलने वाले लवर्स नहीं थे, बल्कि वो पावर कपल थे जिन्होंने दुनिया से लड़कर प्यार को जीता था। जब भी कोई स्ट्रेसफुल मीटिंग होती, साक्षी हमेशा विशाल के लिए एक कप कॉफ़ी या उसकी पसंद की डार्क चॉकलेट उसकी डेस्क पर रख देती। विशाल मीटिंग्स में साक्षी के आइडियाज़ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता, उसकी हर बात पर उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता। वो अक्सर लंच साथ करते थे। एक दिन साक्षी ने अपने हाथ से बनाए हुए आलू पराठे लेकर आई और विशाल को बड़े प्यार से खिलाया। ये सिर्फ पराठे नहीं, ये घर की खुशबू है। तुम मेरी लाइफ में आई हो तो मुझे पता चला कि सुकून क्या होता है। एक शाम प्रोजेक्ट डेडलाइन के बाद साक्षी ने थक कर केबिन में विशाल के कंधे पर सर रख दिया। विशाल ने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, हमने कितनी भी सक्सेस अचीव कर ली हो, लेकिन दिन के एंड में मुझे सिर्फ ये सुकून चाहिए। मुझे प्रमोशन नहीं, मुझे तुम चाहिए। एक सुबह साक्षी ने विशाल को एक छोटा सा गिफ्ट रैप बॉक्स दिया। जब विशाल ने उसे खोला तो उसमें एक नोट था, टू बी अ फादर सोन। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया और साक्षी के पेट को छूकर बोला,
क्या ये सच है साक्षी? हम हम माँ बाप बनने वाले हैं। साक्षी खुशी से रोते हुए बोली। हाँ विशाल। इस खबर के बाद विशाल का प्यार और केयर एक नए लेवल पर चढ़ा गया था। साक्षी को सुबह की चाय की क्रेविंग होती, लेकिन विशाल ने उसे हर्बल टी पर स्विच कर दिया था। वो खुद सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए बेड टी बनाता था, उसके लिए फ्रूट्स काट कर रख देता था। जब साक्षी को मॉर्निंग सिकनेस होती, विशाल तुरंत उसके साथ बैठता और उसके बालों को सहलाता। बस थोड़े दिन और बच्चा, हम एक ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। विशाल ने तुरंत ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। वो साक्षी को स्ट्रेस से दूर रखता था। साक्षी के भी ऑफिस के काम वो खुद ही कर देता था। हर अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट पर उसके साथ जाता था। जब डॉक्टर ने साक्षी को बेड रेस्ट बोला तो विशाल खुद खाना बनाता, उसकी मेडिसिन टाइम पर देता और हर रात उसके पास बैठकर उनकी होने वाली बेटी के लिए ख्वाब बुनता। आखिर में वो दिन आया। उनका सपना, उनका प्यार एक छोटा सा फरिश्ता बनकर दुनिया में आया। उसका नाम रखा गया अनाया। विशाल ने बेटी को पहली बार अपनी बाहों में उठाया और उसकी आंखों में शुक्र का समंदर था। उसकी आंखें, जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस दिखता था, आज शुक्र से भरपूर थीं। विशाल ने धीरे से कहा, अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई साक्षी। हमारी प्रिंसेस हमें मिल गई। हमारा प्यार जिंदा है। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और बदले में तुमने मुझे ये पूरी दुनिया दे दी। साक्षी की आंखों में आंसुओं की वो बारिश थी जो सिर्फ प्योर, सीधे सच्चे इश्क में होती है। उस पल उसे लगा कि उसने दुनिया से लड़कर जो किया वो सब सही था। उसका भरोसा और रिश्ता मजबूत था। पर जिंदगी को कब किसी की खुशी से जलन हो जाती है, ये राज कोई नहीं जानता। अनाया के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही साक्षी ने महसूस किया कि अनाया का रोना बाकी बच्चों से अलग है। उसकी सांस में एक तेज रफ्तार है। जब वो रोती है तो उसका चेहरा उतर जाता है, लाल पड़ जाता है, उसकी सांस रुकने लगती है। उसने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने जांच की तो उसका चेहरा उतर गया। डॉक्टर ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, आपको हिम्मत रखनी होगी साक्षी और विशाल। अनाया के दिल में थोड़ा डिफेक्ट है। इसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसके दिल में एक छोटा सा होल है। इसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। वो एक पल था जब साक्षी और विशाल का पूरा ख्वाब टूटकर बिखर गया। उस आशियाने की खुशबू, उस रिश्ते की मजबूती, सब पर एक गहरा घाव लगा था। विशाल ने अपनी नन्ही बेटी को देखा। उसकी आंखों में अब शुक्र की जगह डर और खौफ का समंदर था। अनाया की नाजुक सेहत ने साक्षी और विशाल के बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे अब सिर्फ तनाव और थकान की आवाज़ें पार कर पाती थी। रात के 11 बजे थे। विशाल ऑफिस से थका हारा घर लौट कर आया। उसने देखा कि लिविंग रूम की लाइट ऑफ है। साक्षी बेडरूम में अनाया के पास थी। विशाल को दिन भर की दौड़ भाग के बाद साक्षी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे साक्षी का वो प्यार भरा साथ चाहिए था जो उसे स्ट्रेस से दूर कर सके। वो धीरे से कमरे में गया। साक्षी अनाया को गोद में लिए बैठी हुई थी, उसे मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी। कमरे में कड़वी दवाइयों और डिसइंफेक्ट की हल्की खुशबू थी। विशाल ने पीछे से आकर साक्षी के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। विशाल ने नर्म आवाज में थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, साक्षी, मैं इतना थक गया हूँ, पूरा दिन तुम्हारी याद आती रही। आओ ना, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, एक कप कॉफ़ी पीते हैं पुराने दिनों की तरह। साक्षी को विशाल की ज़रूरत समझ में आई, लेकिन जैसे ही वो उठने को हुई, अनाया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। साक्षी का सारा ध्यान तुरंत विशाल से हटकर अनाया पर चला गया। साक्षी ने जल्दी से मेडिसिन की बोतल पकड़ते हुए कहा, विशाल रुक जाओ, अनाया को शायद दर्द हो रहा है, इसकी डोज का टाइम हो गया है। तुम बाहर जाओ, मैं इसे सुला कर आती हूँ। प्लीज़ वेट कर लो थोड़ा सा। विशाल का हाथ जहाँ साक्षी के बालों में था वो धीरे धीरे से नीचे गिर गया।
उसके चेहरे पर वो प्यार की चाहत अब चोट और अकेलेपन में बदल गई। विशाल ने हल्के से डिसअपॉइंटेड होकर कहा, ठीक है साक्षी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन वो इंतज़ार कभी पूरा ही नहीं हुआ। साक्षी फिर अनाया में खो गई। विशाल सोफे पे बैठकर टीवी देखता रहा और अकेला ही सो गया। अब ये रोज़ का दस्तूर बन गया था। एक शाम विशाल ने साक्षी को सरप्राइज़ देने की कोशिश की। उसने बेडरूम में हल्की डिम लाइटिंग की, डिफ्यूज़र में रोमांटिक एसेंस डाला और खुद साक्षी का पसंदीदा पास्ता बनाया। जब साक्षी आई उसने अनाया को क्रैब में सुला दिया और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। जब साक्षी आई तो उसने अनाया को क्रैब में सुला दिया और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। नींद, सेहत, छोटी छोटी ख्वाहिशें सब उस नन्ही जान पर कुर्बान हो चुकी थी। विशाल पास्ता का बाउल आगे करते हुए बोला, आज सिर्फ हमारा दिन है। पास्ता मैंने बनाया है और अब तुम बिल्कुल रिलैक्स करो। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, बस थोड़ी थकी हुई हो। आओ मेरे साथ बैठो, हम पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। लेकिन साक्षी ने सिर्फ पास्ते को देखा और उसकी टेंशन उसकी आवाज़ में आ गई। साक्षी ने घबराते हुए कहा, विशाल, तुमने ये सब क्यों किया? तुम अनाया की मेडिसिन लाए? विशाल ने कहा, सॉरी, मैं भूल गया। साक्षी, तुम अनाया की मेडिसिन लाना भूल गए? तुम कितने लापरवाह हो। और कल सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, हम देर नहीं कर सकते। और डिनर के बाद मुझे उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। मुझे अभी उसके पास जाना होगा। प्लीज़ तुम खा लो। क्योंकि अनाया की दवा नहीं आने की वजह से साक्षी बहुत ही अपसेट हो गई थी। उसने विशाल के रोमांस को नहीं देखा, उसने सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों और टेंशन को देखा। विशाल का चेहरा एकदम उतर गया, उसका प्यार भरा एहसास और मेहनत की कद्र ही नहीं हुई। विशाल अंदर से टूट कर बोला, हमेशा अनाया, क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई स्पेस नहीं बचा साक्षी? तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? साक्षी खामोश हो गई। वो क्या जवाब देती? एक माँ कभी पहले जैसी नहीं रहती। वो तो बस एक माँ बन जाती है जो सुख चैन भूल जाती है अपने बच्चों के लिए। धीरे धीरे विशाल के शब्दों में जहर घुलने लगा। उसका लहजा, उसका रवैया, उसका प्यार भरा एहसास सब खत्म होने लगा। जब भी साक्षी लंबे हॉस्पिटल राउंड्स के बाद आती, विशाल अब प्यार से गले लगाने की जगह सवाल करता। विशाल अब केयरिंग नहीं बल्कि ताने देते हुए कहता, तुम ऑफिस का काम मैनेज क्यों नहीं कर पा रही हो? डेडलाइंस मिस हो रही हैं साक्षी, हमें पैसों की ज़रूरत है, घर की इंस्टॉलमेंट जानी है और फिर अनाया के मेडिसिन बिल भी तो हैं। क्या सिर्फ तुम ही ड्यूटी पर हो? मैं भी तो स्ट्रेस में हूँ। तुम पहले जैसी फोकस्ड क्यों नहीं हो? साक्षी सिर्फ खामोश रहती। उसकी आंखें सिर्फ अनाया की रिपोर्ट देखती थी। विशाल अब उसकी कुर्बानी को नहीं बल्कि उसकी कमी को देखने लगा था। प्यार का वो गहरा घाव अब नासूर बन रहा था। वो जुल्म की आग अब धीरे धीरे उस मजबूत रिश्ते को अंदर से जलाकर राख कर रही थी। जब रिश्ते में तनाव आता है तो सबसे पहले भरोसे की ज़मीन खिसकने लगती है। अनाया की बीमारी के स्ट्रेस ने साक्षी को तो माँ बना दिया, पर विशाल को उस अकेलेपन की तरफ ढकेल दिया जहाँ उसे वो अटेंशन और केयर चाहिए थी जो साक्षी उसे अब नहीं दे पा रही थी। जब साक्षी ने महसूस किया कि विशाल उससे दूर हो रहा है, लेट नाइट ऑफिस शिफ्ट्स और फ़ोन में बदलते हुए पासवर्ड्स, तो उसने अपनी थकान और घबराहट को छुपाते हुए रिश्ते को ठीक करने की आखिरी कोशिश की। एक रात जब अनाया सो रही थी, साक्षी ने खुद को नया ड्रेस पहनाया। उसने हल्का मेकअप लगाया और विशाल के लिए उसकी पसंद की कॉफ़ी बनाकर उसके पास गई। साक्षी ने प्यार से कहा, विशाल, थोड़ी देर फ़ोन बंद कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है हमारे बारे में। हम कब से ठीक से डेट पर नहीं गए। याद है हम टेरेस पर कितनी बातें करते थे? हम दोनों को यह स्ट्रेस एक दूसरे से दूर कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो।
विशाल लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने फ़ोन स्लाइड किया और बिना साक्षी की तरफ देखे बेरुखी से जवाब दिया, साक्षी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऑफिस में बहुत प्रेशर है। अगर मैं लेट नाइट काम नहीं करूँगा तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। हमारे एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं, घर की ईएमआईज, अनाया के मेडिकल बिल। तुम क्यों हर वक्त इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हो? मुझे अभी फोकस करना है। साक्षी के हाथ में कॉफ़ी का कप ठंडा हो गया। उसका प्यार भरा एहसास फिर से नाकाम हो गया। विशाल अब उसकी ज़रूरत को नहीं बल्कि उसके ज़रूरी काम में रुकावट को देख रहा था। कुछ दिन बाद साक्षी ने विशाल के फ़ोन में एकता का मैसेज देखा, जिसमें एकता विशाल को डिनर के लिए बुला रही थी अपने घर पे। उसका दिल घबरा गया। उस रात विशाल पूरी रात घर नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक शाम जब विशाल शावर ले रहा था, साक्षी ने हिम्मत करके उसके फ़ोन में वो मैसेज खोजने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड फिर से बदला हुआ था। जब वो बाहर आया, साक्षी ने डरते हुए सवाल किया, विशाल, एकता कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तुम्हारी हर बात जानने का हक है। क्या हमारे बीच कुछ बदल रहा है? विशाल को उसकी केयर नहीं, उसका शक दिखा। उसका लहजा तुरंत रूड और गुस्से वाला हो गया। विशाल ने गुस्से में कहा, तुम कौन होती हो मेरा फ़ोन चेक करने वाली? ये बेहुदा हरकत है। वो मेरी कलीग है जिसके साथ मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और हाँ, बदल रहा है। तुम बिल्कुल बदल चुकी हो साक्षी। तुम माँ तो बन गई हो, पर मेरी पत्नी कहीं खो गई है। मुझे वो साक्षी चाहिए जो दुनिया से लड़कर मेरे साथ आई थी, ये रोना धोना करने वाली नहीं। और फिर वो दर्दनाक सच उसकी ज़ुबान से निकल गया। विशाल ने कहा, मुझे वो अटेंशन और सपोर्ट मिल रहा है जो मुझे इस स्ट्रेस में चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब वो प्यार नहीं निभा सकती तो मैं क्या करूं? शायद उसका मतलब साफ था, हाँ, मैं प्यार कर रहा हूँ किसी और से। साक्षी ये सब सुनकर टूट गई थी। उसने खुद को संभाला और वे विशाल से अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करने लगी। और फिर एक दिन वो मंजर आया जिसने साक्षी की रूह तक को चीर कर रख दिया। विशाल का फ़ोन टेबल पर पड़ा था, चार्जिंग पे लगा हुआ था। साक्षी अनाया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक स्क्रीन रोशन हुई और एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। एकता का मैसेज था, मिस यू बेबी, कब मिलोगे? साक्षी का दिल उस पल धड़कना ही भूल गया। लेट नाइट शिफ्ट, लॉक्ड फ़ोन, बदलते हुए पासवर्ड्स, ये सब अब उस रिश्ते का हिस्सा नहीं, गुनाह का सबूत थे। उसने बेआवाज़ बेजान आंसुओं के साथ टूट कर भी हिम्मत की और विशाल का पीछा किया। शहर के एक कैफ़े में वो कॉर्नर टेबल जहाँ कभी उनके सपने बुने गए थे, वहाँ विशाल किसी और के साथ उसी तरह बैठा था। वही मुस्कान जो एक ज़माने में सिर्फ साक्षी के लिए थी, वही गहरी नज़र जो उसके दिल में डूब जाती थी, वही नर्म लहजा जो उसकी केयर करता था। बस प्यार किसी और के लिए था। साक्षी उस कैफ़े से किसी जख्मी परिंदे की तरह निकल आई। उसकी आंखों में बहते हुए आंसू बेआवाज थे, मगर उसका बोझ इतना था कि उससे चला नहीं जा रहा था। जब वो घर पहुंची तो उसे नहीं पता था कि एक और कयामत उसका इंतजार कर रही है। अनाया बेड पर तड़प रही थी। उसकी नैनी परेशान थी। उसकी सांस उकड़ रही थी और जिस्म बुखार से तप रहा था। साक्षी ने कांपते हाथों से विशाल को फ़ोन मिलाया। पहले रिंग गई, दूसरी रिंग, मगर फ़ोन नहीं उठा। साक्षी ने लगातार 20 कॉल्स किए, मगर अचानक दूसरी तरफ से आवाज़ आई, द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ करेंटली स्विच्ड ऑफ। साक्षी की ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई। उसकी दुनिया थम गई। बाहर बिजली कड़क रही थी और तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। किसी तरह बारिश में भीगती हुई अनाया को सीने से लगाए साक्षी हॉस्पिटल पहुंची। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने जब अनाया को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। ये अनाया के रेगुलर डॉक्टर थे जो उसकी कंडीशन से बखूबी वाकिफ थे। डॉक्टर गुस्से में बोला, ये क्या हाल बना रखा है बच्ची का? बच्चे की पल्स गिर रही है, इतनी देर कैसे कर दी आपने? मिस साक्षी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं?
साक्षी ने रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की। डॉक्टर, बारिश बहुत थी, कोई सवारी नहीं मिल रही थी, मैं अकेली। लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर 15 मिनट की भी देरी और हो जाती ना, तो शायद इस बच्ची की सांसें हमेशा के लिए ही रुक चुकी होती। माँ हैं आप, थोड़ी तो जिम्मेदारी दिखाइए। आपकी बच्ची की कंडीशन के बारे में पता है, फिर भी ये लापरवाही कर दिया आपने। डॉक्टर की हर बात साक्षी के लहजे में तीर की तरह लग रही थी। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। वो कहना चाहती थी कि वो अकेली थी, कि उसका साथ देने वाला कहीं और मसरूफ था, मगर उसकी ज़बान ने साथ नहीं दिया। अगली शाम को साक्षी अनाया को लेकर घर आई। उसने पूरा वक्त दरवाजे की तरफ देखा कि शायद अब विशाल आए और पूछे कि क्या हुआ था। रात के 1 बजे विशाल घर के अंदर दाखिल हुआ और बिना साक्षी की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। साक्षी ने धीरे से कहा, विशाल, कल रात अनाया की हालत बहुत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में थी। विशाल ने बेरुखी से उसकी बात काटते हुए बोला, देखो साक्षी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे कोई ड्रामेबाजी नहीं सुननी। जो हुआ सो हुआ, अब मुझे सोने दो। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि अनाया अब कैसी है, क्या हुआ था उसे, तुमने अकेले सब कुछ कैसे मैनेज किया। अंधेरे कमरे में साक्षी ने अनाया को कसकर अपनी गोद में लिया। उसके आंसू अनाया के माथे पर गिर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने इस रिश्ते को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी वो सब बेकार थी। साक्षी ने सिसकते हुए कहा, शायद मैं ही बुरी हूं अनाया, शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हारे पापा का प्यार नहीं पा सकी। मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकी जो उन्हें किसी और से मिल गई। मैं तुम्हारे लिए एक मुकम्मल घर भी नहीं बचा सकी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, उसने अनाया का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर अब भी थोड़ी पेलनेस थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस बेजान रिश्ते का बोझ और नहीं उठाएगी। वो इस धोखे और आंसुओं से भरी जिंदगी को अब और नहीं अपनाएगी। उसने अपने कपड़े, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और अपनी छोटी जान अनाया का बैग उठाया और उस घर को छोड़ दिया जिसके लिए उसने पूरी किस्मत से लड़ाई की थी। वो घर अब उसकी कैद बन गया था। उसने वो गहरा प्यार छोड़ दिया जो एक दिन गहरा घाव बन चुका था अब उसके लिए। अब उसकी दास्तान एक टूटे हुए रिश्ते और एक माँ के नए सफ़र की शुरुआत थी। जब साक्षी ने वो घर छोड़ा, उसके पास 2 चीज़ें थीं, अपनी छोटी जान अनाया और उसकी टूटी हुई हिम्मत। लेकिन उस जुल्म और धोखे ने उसकी बेबसी को ताकत में बदल दिया था। अनाया की कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का इलाज साक्षी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। साक्षी ने एक छोटा सा नया घर रेंट पे लिया और एक फ्रेंड की हेल्प से तुरंत एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग फर्म में नौकरी शुरू की। हर शिफ्ट के बाद वो हॉस्पिटल दौड़ती, उसका रेगुलर फॉलोअप चलता और अनाया की सांस कभी कभी तेज हो जाती थी। एक चुपचाप सा डर था जो साक्षी को हर पल अलर्ट रखता था। दिन में वो क्लाइंट मीटिंग्स में प्रोफेशनल दिखती और रात में हॉस्पिटल या घर पर अनाया को गोद में लिए जादू की कहानियां सुनाती। साक्षी अनाया से उसे हिम्मत देते हुए कहती, मेरी शेरनी, हम दोनों मिलकर इस बीमारी को भी हरा देंगे। तुम्हारे दिल में जो थोड़ी सी मुश्किल है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम बहुत बहादुर हो और मेरा प्यार उससे भी ज़्यादा बहादुर है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अनाया को ठीक करने के इस संघर्ष में साक्षी ने सिर्फ मेहनत की नौकरी ही नहीं की, उसने खुद को फौलाद की तरह मजबूत कर लिया। लेट नाइट्स उसकी मेहनत के थे और सुबह उसकी जीत की थी। सुकून अब किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि अनाया की ठीक से आती हुई हर सांस में मिलता था उसे। जब साक्षी ने विशाल का घर छोड़ दिया था, तब उसकी आंखों पर एकता का पर्दा था। विशाल का दिलो दिमाग पूरी तरह एकता के कंट्रोल में था। उसने साक्षी और अनाया के मेडिकल बिल से जो पैसे बचाए थे, वो सब एकता की डिमांड्स और उसके लग्जरी लाइफ पे उड़ा दिए। जब विशाल के पैसे और स्टेटस कमज़ोर पड़ने लगे तो एकता का असली रंग सामने आया। एक दिन विशाल ने एकता को किसी और के पास देखा।
उसने जब उससे सवाल किया तो एकता ने उसे सरेआम ठुकरा दिया और बेइज्जत किया। एकता ने बहुत ही सख्त और कड़वे लहजे में उससे कहा कि जो मर्द अपनी बीवी और मासूम सी बीमार बच्ची का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। विशाल विशाल बिखर चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने किस अनमोल प्यार और भरोसे को एक सस्ते धोखे के लिए छोड़ दिया। पर तब तक साक्षी उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी थी। 5 साल गुजर गए। साक्षी ने राख से खुद को फिर से एक मजबूत पत्थर बना लिया था। अनाया 5 साल की हो चुकी थी। वो खुश मिजाज और होशियार थी, लेकिन उसकी सास सब भी कभी कभी साक्षी को याद दिलाती थी कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक शाम पार्क में साक्षी झूले के पास खड़ी थी। अनाया ध्यान से अपनी पिचकारी से पानी चला रही थी, तकरीबन थकने की हद तक। अचानक पीछे से एक पहचानी हुई आवाज आई, साक्षी। वो आवाज 5 साल की खामोशी के बाद अब उसको अंदर तक हिला गई। पलट कर देखा तो सामने विशाल था, थका हुआ चेहरा, पछतावा और शर्मिंदगी भरी आंखें। विशाल ने सिसकते हुए कहा, साक्षी, मैं तुम दोनों को 4 साल से ढूंढ रहा हूँ, हर दिन। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं एक बुरा पति और एक बुरा बाप था। मुझे एक मौका दे दो। साक्षी की आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने सख्त लहजे में पूछा, अब क्यों विशाल? जब हम तुम्हारे साथ थे तब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं थी। तुम्हें वो सपोर्ट चाहिए था और तुमने उसकी कीमत हमारा भरोसा तोड़कर चुकाया। विशाल टूट गया साक्षी की बातों से। उसने अनाया को देखा जो खेलते हुए हल्की हल्की खांस रही थी। विशाल ने साक्षी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे एक मौका दे दो साक्षी, प्लीज। अनाया कैसी है? उसकी सेहत अब कैसी है? मुझे पता है कि उसका ट्रीटमेंट अभी भी ऑनगोइंग है। मैं तुम दोनों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ अनाया के लिए ही सही एक बार मौका दे दो मुझे। मुझसे गलती हुई, लेकिन अनाया को भी तो एक बाप की ज़रूरत है। साक्षी ने बेटी को मजबूती से गोद में उठा लिया। अनाया ने उस पल माँ के कंधे पर सर रख दिया, जैसे वो खेलते खेलते थक गई हो। साक्षी की आंखों में आंसू आए, लेकिन वो पहले जैसे दर्द और बेबसी वाले नहीं थे। ये आंसू अब उसकी मजबूती और उसकी जीत के थे। साक्षी ने आंसू पोंछकर ताकत से कहा, विशाल, अनाया की जंग अभी भी जारी है और इस जंग में उसकी माँ अकेली उसके साथ खड़ी है, एक फौलाद की दीवार बनकर। अब मैं सिर्फ झूठे प्यार के भरोसे नहीं जीती और ना ही किसी के धोखे की आदत डालती हूँ। वो मुड़कर वहां से चल दें। विशाल टूट कर नीचे गिर गया, रोते हुए, पछताते हुए, लेकिन मजबूर। साक्षी बिना पलटे सिर्फ एक आखिरी फैसला कुन लाइन बोलकर चली गई। साक्षी ने कहा, अगर वक्त ने चाहा तो रिश्ते एक मौका दे भी देते हैं, पर अब फैसला वक्त नहीं करेगा, ना ही तुम करोगे। जब तक अनाया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मेरा हर फैसला सिर्फ उसके लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं। और उस पल के साथ उनके बीच का अधूरा रिश्ता वहीं हवा में लटक गया, दर्द से भरा, इंतजार करता हुआ और उस फैसले का तलबगार। उसने साक्षी को दूर जाते देखा और आंखों में 5 साल के आंसू भर आए। पार्क की हवा रुक गई थी, सनसेट डल लग रहा था और विशाल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के आगे घुटनों पर बैठा हुआ था। पार्क से निकलकर साक्षी जब अपने घर पहुंची तो दरवाजा बंद होते ही जैसे उसकी सारी बची कुची हिम्मत जवाब दे गई। घर की दीवारों ने उसे यूं घेरा जैसे वो उसके दर्द की गवाह हो। अनाया, जो थक कर उसके कंधे पर ही सो चुकी थी, उसे साक्षी ने बहुत नर्म दिली से बेड पर लिटाया। अनाया ने नींद में भी साक्षी का दुपट्टा इतनी जोर से पकड़ा था जैसे उस नन्ही जान को अब भी डर हो कि कहीं उसकी माँ भी उससे तन्हाई का हिस्सा न बन जाए। साक्षी ने लाइट डिम की और सीधा छत पर चली गई। पूरा शहर खामोश था, मगर साक्षी के दिल के अंदर यादों का एक तूफान मचा हुआ था। उसने आंखें बंद की तो पुरानी यादें बिना इजाजत चली आईं। वो ऑफिस का दिन, विशाल की वो प्यार भरी बातें, लेट नाइट कॉफीज और उसका वो वादा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
एक पल के लिए साक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही पल दर्द के आंसुओं ने उसे धो डाला। उसने विशाल के लिए अपना घर छोड़ा, माँ बाप की नफरत और जुदाई सही और समाज के ताने बर्दाश्त किए। उसने सोचा था कि विशाल उसका साया बनकर रहेगा। फिर उसने याद किया वो दिन जब अनाया पैदा हुई थी। विशाल ने कहा था, तुमने मुझे मेरी दुनिया दे दी। मगर वही दुनिया एक रात बिखर गई। अनाया की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो नन्ही सी जान सांस लेने के लिए तड़प रही थी, बुखार से तप रही थी और उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। साक्षी ने विशाल को एक बार नहीं 20 बार फोन किया, मगर कॉल नहीं उठी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में साक्षी अकेले भाग रही थी। एक हाथ में उसकी तपती हुई बेटी थी और दूसरे में वो बेजान फोन। उस रात विशाल किसी और के साथ मसरूफ था और साक्षी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। छत पर बैठे हुए साक्षी ने अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा लिया और खुद से कहा, शायद मैं तभी अकेली हो गई थी, बस मुझे समझने में इतनी देर लग गई। उस रात जब वो बारिश में 3 बजे घर से निकली थी, तो सिर्फ एक मकान नहीं छोड़ा था उसने, बल्कि वो भरोसा हमेशा के लिए टूट गया था जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी की थी। अनाया बुखार में कांप रही थी और साक्षी बारिश के बीच रोड पे बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। तभी जिंदगी ने पहली बार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वहां कार्तिक मिला, एक बिल्कुल सादा सा लड़का जिसकी आंखों में ठहराव था और आवाज में एक अजीब सी तसल्ली। उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस पास आकर पूछा, आप ठीक हैं? बेबी को इमरजेंसी की ज़रूरत है क्या? उस रात कार्तिक ने किसी फरिश्ते की तरह सब संभाल लिया। साक्षी और अनाया को हॉस्पिटल तक लेकर गया। अनाया को एडमिट करवाना हो, डॉक्टर से बात करनी हो या मेडिसिन का इंतज़ाम करना हो, साक्षी को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब साक्षी की हिम्मत टूट रही थी तो कार्तिक ने सिर्फ इतना कहा, आप कमज़ोर नहीं हैं, बस आज आप थक गई हैं। ना उसने कोई सवाल किया, ना कोई एहसान जताया, बस एक अजनबी की तरह मदद की। और उस रात के बाद वो साक्षी की जिंदगी से कभी गया ही नहीं। कार्तिक कोई फिल्मी हीरो बनकर नहीं आया, ना उसने कोई बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ली। वो बस साथ रहा, एक ऐसे साये की तरह जिसने अंधेरे में भी साक्षी का साथ नहीं छोड़ा। सुबह जब साक्षी जॉब ढूंढने के लिए उठती तो टेबल पर पहले से ही कुछ प्रिंट आउट्स रखे हुए मिलते, कंपनी के नेम, एचआर के कॉन्टैक्ट्स और ज़रूरी मेल्स। कार्तिक कुछ कहता नहीं था, बस हल्का सा मुस्कुराकर बोल देता, इसमें शायद कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। नया घर ढूंढना मुश्किल था, बजट कम था और अनाया के लिए एरिया सेफ होना ज़रूरी था। कार्तिक अपनी स्कूटर पर पूरे शहर में घूमता रहता। जब साक्षी हार मानकर कहती, रहने दो, बाद में देख लेंगे, तो कार्तिक बस इतना कहता, एक और देख लेते हैं ना, शायद वही मिल जाए जो हमें चाहिए। अनाया की दवाइयाँ कभी लेट नहीं होती थी। उसकी एक्सपायरी चेक करना, डोज का अलार्म सेट करना कार्तिक की रोज़ की आदत बन गई थी। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि कार्तिक का सपोर्ट कभी शोर नहीं मचाता था। जब साक्षी उदास होकर चुप हो जाती तो वो वजह नहीं पूछता था। जब वो रोती तो वो बड़े बड़े लेक्चर नहीं देता, वो बस उसके पास बैठ जाता था, ये बताने के लिए कि तुम अकेली नहीं हो। उसने कभी साक्षी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी सहारे के साथ जी रही है। उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगी, बल्कि उसने साक्षी को इतना मजबूत बना दिया कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे नन्ही सी अनाया ने भी ये महसूस कर लिया कि कार्तिक कोई अजनबी नहीं है। शुरू में कार्तिक सिर्फ एक अंकल था, फिर वो उसका बेस्ट बडी बन गया और फिर वो इंसान जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। इंजेक्शन लगवाने का नाम सुनते ही अनाया डर के मारे साक्षी के पीछे छुप जाती थी। तब कार्तिक ज़मीन पर बैठ जाता और अपनी उंगलियों से फर्श पर कुछ गोले सर्कल्स बनाता। देखो अनाया, बबल्स। अनाया उन बबल्स को देखने में अपनी सांस रोक लेती और इसी बीच उसे इंजेक्शन भी लग जाता था। उस दिन जब घर वापस आकर अनाया ने पहली बार खुद पूछा, कार्तिक अंकल, आप कल भी आएंगे ना?
साक्षी वहीं रुक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अनाया ने किसी को अपने दिल में जगह दी है, और वो भी बिना किसी डर के। एक रात अनाया को फिर से सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई। मसला छोटा था, मगर पुरानी यादों ने साक्षी को फिर से डरा दिया। कार्तिक एक अर्जेंट मीटिंग में था। जैसे ही साक्षी ने उसे कॉल किया, कॉल एक रिंग पे उड़ गई। वो 10 मिनट में घर आ गया। हॉस्पिटल जाते वक्त कार में साक्षी का हाथ कांप रहा था। कार्तिक ने स्टीयरिंग पर से नजर नहीं हटाई, बस बहुत सुकून से कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना, गाड़ी कहीं भी नहीं रुकने दूंगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक ऐसा पल आया जब सब कुछ बदल गया। अनाया ने डर के मारे कार्तिक की शर्ट को कस के पकड़ लिया। कार्तिक वहीं फ्रीज हो गया। उसने ऊपर देखा तो साक्षी की आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे, ये सुकून के आंसू थे। पता नहीं उस रात उनके दरमियान कोई रिश्ता तय नहीं हुआ, कोई बड़ा वादा नहीं हुआ। बस एक बात साफ हो गई कि अनाया के दिल ने कार्तिक को अपना मान लिया था। साक्षी जब अपने ख्यालों से बाहर आई तो देखा सुबह के 4 बज चुके थे। फौरन साक्षी छत से नीचे आई और धीरे से अनाया के कमरे का दरवाज़ा खोला। अनाया गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांस की आवाज़ अब बिल्कुल ठीक थी, पुरनूर और पुरसुकून। साक्षी ने बस एक बार उसे देखा और सुकून की सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह हुई तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। किचन में चाय की खुशबू आ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा ठहराव था। अनाया टेबल पर अपनी कलरिंग बुक खोले बैठी थी और कार्तिक बिल्कुल उसके बराबर वाली कुर्सी पे था। इतना पास कि अनाया को सुकून मिले, मगर इतना दूर कि उसे घुटन ना हो। अंकल, आज डॉक्टर के पास जाना है ना? अनाया ने बिना सर उठाए धीरे से पूछा। हाँ, कार्तिक ने बहुत आम लहजे में जवाब दिया, पर पहले ब्रेकफास्ट खत्म करना होगा। अनाया ने थोड़ा मुंह बनाया। इंजेक्शन लगेगा ना? कार्तिक ने बिना हिचकिचाए सच बोला। हो सकता है, पर हम वही बबल वाला गेम खेलेंगे ना? अनाया की आंखों में चमक आ गई। वही वाला? हाँ, वही वाला। साक्षी किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। कोई दिखावा नहीं था, कोई फालतू का लाड प्यार नहीं, बस एक भरोसा था जिसकी एक बीमार बच्ची को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हॉस्पिटल जाते वक्त साक्षी पिछली सीट पर अनाया के साथ बैठी थी। अनाया का नन्हा सा हाथ कार्तिक की सीट के पीछे टिका हुआ था। पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई, मगर जैसे ही ट्रैफिक में अचानक ब्रेक लगा, अनाया का हाथ खुद ब खुद कार्तिक के कंधे तक पहुंच गया। कार्तिक ने मुड़कर नहीं देखा, बस स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखा, जैसे वो उन दोनों का सहारा बना हुआ हो। हॉस्पिटल में जब ब्लड टेस्ट के लिए अनाया का नाम पुकारा गया तो वो डर गई। मम्मा, उसकी आवाज में डर था। साक्षी कुछ बोलती उसके पहले ही कार्तिक की आवाज गूंजी। मैं यहीं खड़ा हूं अनाया। ना उसने ये कहा कि डरो मत, ना ही ये कहा कि कुछ नहीं होगा। बस उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। टेक्स्ट के बाद अनाया सीधा कार्तिक के पास आई और अपना सर उसके साथ टिका दिया। साक्षी ने उस पल समझा कि ये कंफर्ट सिखाया नहीं जा सकता, ये तो बस महसूस किया जाता है। घर लौटकर जब अनाया सो गई तो साक्षी ड्राइंग रूम में थक कर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कार्तिक ने खामोशी से पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। बीपी नॉर्मल है, उसने कैजुअली कहा। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन सुकून से गुजरेंगे, अब वो रिकवर कर रही है। साक्षी ने बस सर हिला दिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आज आंसुओं को रोका नहीं। कार्तिक सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गया। वो कुछ बोला ही नहीं, बस वहां मौजूद रहा। कुछ देर बाद साक्षी ने धीरे से कहा, कार्तिक, तुम थक जाते होगे, दिन में अनाया की केयर और रात में ऑफिस। असल में अनाया की केयर करने के लिए साक्षी और कार्तिक ने अपोजिट टाइमिंग पे ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था कि कोई एक हमेशा अनाया के साथ रहे। दिन में कार्तिक और रात में साक्षी। नहीं, कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया। झूठ मत बोलो, साक्षी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कार्तिक ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, थकता हूँ,
पर तुम्हारा थकना मेरे थकने से कहीं ज़्यादा बड़ा है साक्षी, इसीलिए मेरा थकना मायने नहीं रखता। और फिर अनाया के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर ना सारी थकान दूर हो जाती है। इस बात के बाद कमरे में खामोशी छा गई, मगर साक्षी को महसूस हुआ कि उसके कंधों पर लदा बरसों पुराना बोझ हल्का हो गया। मगर कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि दूसरी तरफ विशाल फिर से एक्टिव हो गया था। विशाल अब सिर्फ कॉल्स तक महदूद नहीं था, वो सीधा घर के बाहर आ खड़ा हुआ। गेट की बेल बजी और साक्षी ने जब पीप होल से देखा तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया। साक्षी ने दरवाज़ा खोला, मगर सिर्फ इतना कि वो बाहर देख सके। क्या चाहिए? उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। मुझे अनाया से मिलना है, विशाल ने सीधे कहा। साक्षी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, उसने बस दो टूक कहा, वो सो रही है। गेट से ही वापस जाओ विशाल, उसकी रूटीन ख़राब मत करो। जब विशाल ने चिल्लाना शुरू किया कि वो बाप है तो साक्षी ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अब विशाल रुकने वाला नहीं था। स्कूल गेट हो या हॉस्पिटल की पार्किंग, वो हर जगह नज़र आने लगा। यहाँ तक कि मासूम अनाया भी पूछने लगी, मम्मा वो अंकल फिर से आ गए, ये कौन है? एक रात अनाया को फिर से स्ट्रोक आया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो साक्षी और कार्तिक उसे लेकर हॉस्पिटल भागे। रिसेप्शन एरिया लोगों से भरा हुआ था, हर तरफ शोर था। विशाल भी कुछ देर बाद वहां पहुंच गया। वो रिसेप्शन पर हक जताते हुए कह रहा था, मैं अनाया का फादर हूँ, मुझे रूम नंबर चाहिए अनाया का। रिसेप्शनिस्ट अनाया का रूम नंबर चेक करने में बिजी हो गई। तभी पीछे से एक ठंडी मगर मजबूत आवाज़ आई, अनाया से मिलना अलाउड नहीं है। विशाल पलटा तो सामने कार्तिक खड़ा था। तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? विशाल ने गुस्से में पूछा। कार्तिक ने रिसेप्शन काउंटर पर अनाया की फाइल रखी और कहा, इस पेशेंट से कोई भी गार्जियन की इजाज़त के बिना नहीं मिल सकता, प्लीज़ डिटेल्स किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। विशाल का गुस्सा बढ़ता गया। उसने काउंटर पर हाथ मारा, तुम कौन होते हो जो मेरी बेटी से मिलने से रोक रहे हो मुझे? कार्तिक एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने विशाल की आंखों में देखकर धीमे मगर साफ लहजे में कहा, मैं वो हूँ जो अभी उसके साथ हर अपॉइंटमेंट पर आता है, और मैं जानता हूँ कि उस बच्ची को अभी शोर और इमोशनल प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए एक ख़तरा है। विशाल चिल्लाया, तुम मुझे मेरी बेटी से अलग कर रहे हो? कार्तिक ने सबक देते हुए जवाब दिया, मैं अलग नहीं कर रहा, मैं उसे बचा रहा हूँ। तभी साक्षी वहाँ पहुँच गई। उसने विशाल को देखा और बिल्कुल साफ कहा, तुम्हें मिलना अलाउड नहीं है, अभी नहीं और कभी भी नहीं, मेरी इजाज़त के बिना तो कभी भी नहीं। विशाल ने वहाँ हंगामा करना शुरू कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने जब ये शोर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के विशाल को बाहर ले जाने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने जब विशाल को बाहर जाने का कहा तो पूरे कॉरिडोर में खामोशी छा गई। विशाल वहाँ से चला गया, मगर उसकी आंखों में बेइज्जती और हार का गुस्सा था। कार्तिक वहाँ किसी हीरो की तरह नहीं खड़ा था, बल्कि एक ऐसी बाउंड्री बनकर खड़ा था जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। हॉस्पिटल से निकलकर विशाल अपनी कार में बैठ गया। उसका गुस्सा अब बेचैनी में बदल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब उसका पुराना जोर नहीं चलने वाला, और जब ऐसे लोग हारने लगते हैं तो वो कानून का सहारा लेकर लड़ाई को जीतने की कोशिश करते हैं। 2 दिन बाद सुबह सुबह जब साक्षी काम के लिए निकलने ही वाली थी, सिक्योरिटी गार्ड ने आवाज़ दी, साक्षी मैडम, आपके नाम का एक कोरियर है, बोला है अर्जेंट है। साक्षी ने वो ब्राउन लिफाफा हाथ में लिया। लॉ फर्म का नाम देखते ही उसके हाथ थरथराने लगे। वो जल्दी से घर वापस आई, दरवाज़ा बंद करके वो वहीं बैठ गई। लिफाफे के अंदर सिर्फ एक पेज था, मगर वो पहाड़ जैसा भारी महसूस हो रहा था साक्षी को। उस पर लिखा था कि विशाल अनाया का बाप होने के नाते अब उससे मिलने का हक और उसकी सेहत से जुड़े फैसलों में हिस्सा मांग रहा है। साक्षी की सांस फूलने लगी। वो वहीं सोफे पर बैठ गई, जैसे उसके अंदर कोई जान न बची हो। अनाया अंदर कमरे में आराम से कार्टून देख रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बाहर उसकी दुनिया को फिर से हिलाने की कोशिश हो रही है।
किचन से कार्तिक बाहर आया तो उसने देखा कि साक्षी का चेहरा उतरा हुआ है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी से उसके हाथ से वो कागज ले लिया। उसने पूरा नोटिस धीरे धीरे आराम से पढ़ा। फिर वो बहुत ही सुकून भरी आवाज में बोला, इसका मतलब ये है कि अब वो कानूनी तौर पर तुम दोनों की जिंदगी में वापस आना चाहता है। साक्षी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मुझे डर लग रहा है कार्तिक, उसने दबी हुई आवाज में कहा। मैं फिर से उस घुटन और प्रेशर में नहीं जाना चाहती, स्पेशली अनाया के लिए वो सब कुछ बिल्कुल अनसेफ है। कार्तिक ने नोटिस वापस टेबल पे रखा और सीधा साक्षी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा। कानून तुम्हारे साथ होगा और साथ सबसे बड़ी बात है, अनाया की नाजुक हालत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि तुमने अकेले 5 साल तक उसका ख्याल रखा है। साक्षी ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या ये सब अनाया को परेशान करेगा? कार्तिक ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, सिर्फ तब तक जब तक हम उसे परेशान होने देंगे, और आई प्रॉमिस मैं उसे परेशान नहीं होने दूंगा। उस दिन साक्षी ने पहली बार एक बात गौर की। कार्तिक बातें बहुत कम करता, मगर वो डर और पैनिक को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। उसका होना ही जैसे एक ढाल बन गया था। शाम का वक्त था। साक्षी अनाया को लेकर पार्क गई। डॉक्टर ने कहा था कि अनाया को खुश रखना और उसे नॉर्मल जिंदगी देना उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अनाया थोड़ी देर स्लाइड पर खेली, फिर हंसते हुए झूले पर बैठ गई। साक्षी उसे झूला झुलाती रही, मगर तभी उसकी नज़र गेट के पास गई। वहां थोड़ी दूर विशाल खड़ा था। इस बार वो अंदर नहीं आया उनके पास, बस खामोशी से खड़ा होकर उन्हें देखने लगा दूर से, मगर वो खामोश नज़र भी बहुत भारी थी। अनाया ने भी उसे देख लिया। उसका झूला धीरे धीरे स्लो होने लगा। उसने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा और धीरे से पूछा, मम्मा, वो अंकल वहाँ क्यों खड़े हैं? साक्षी ने फौरन झूला रोक दिया और कोशिश की कि उसकी आवाज़ न कांपे। अनाया, तुम बस खेलो बेटा, उन्हें छोड़ो। अनाया ने सर तो हिला दिया, मगर उसने झूले की लोहे की चेन को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसके नन्हे हाथ सफेद पड़ गए। कुछ ही पलों में उसने उतरने की जिद शुरू कर दी। मामा, मुझे घर जाना है, प्लीज। अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर और खेलो ना। साक्षी ने बात टालनी चाहिए। तभी अनाया की सांस तेज होने लगी। उसने अपनी नन्ही आंखों में आंसू भरकर साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। साक्षी का दिल बैठ गया। वो फौरन झुककर अनाया के सामने बैठ गई, उसके चेहरे को थामा और पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ बेटा। अनाया ने अपना नन्हा सा हाथ अपने चेस्ट पर रख दिया और रोते हुए कहा, यहाँ। जब वो अंकल मुझे देखते हैं ना मम्मा, तो यहाँ बहुत दर्द होता है। साक्षी वहीं फ्रीज हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। उसने पलटकर गेट की तरफ देखा। विशाल अब भी वहीं खड़ा था। उस पल साक्षी को एहसास हुआ कि विशाल की मौजूदगी अब सिर्फ उसके लिए जहर नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी के नन्हे से दिल को और भी जख्मी कर रही थी। वो डर जो लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता था, अनाया उसे अपने सीने में महसूस कर रही थी। उस रात घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अनाया, जो हमेशा बातें करती रहती थी, हंसती रहती थी, आज बिल्कुल खामोश थी। उसने खाना भी आधा छोड़ दिया था और आज उसने चॉकलेट की भी जिद नहीं की थी। सोने से पहले जब साक्षी ने उसे लिटाया तो अनाया ने उसका हाथ पकड़कर पहली बार तेजी से अपने अंदर के डर को लफ्ज़ों में बयान किया। मम्मा, वो अंकल जब पास होते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। साक्षी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने फौरन अनाया को अपने सीने से लगा लिया। उसकी अपनी आंखें भर आई थीं, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। वो बस महसूस कर रही थी कि विशाल का साया भी अब उसकी बेटी के लिए कितना भारी था। कार्तिक दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने साक्षी की तकलीफ और अनाया के डर को महसूस कर लिया था। उस रात जब अनाया सो गई तो कार्तिक ने साक्षी से सिर्फ एक बात कही, साक्षी, कोर्ट में सिर्फ कागज नहीं बोलते,
कभी कभी एक बच्चे की बेचैनी और उसका डर भी सबसे बड़ा सबूत होता है। साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी खामोशी में एक तूफान था। उसने तय कर लिया था कि अब ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये अनाया की ज़िंदगी और उसकी मासूमियत को बचाने की जंग है। और इस बार वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह कोर्ट की हियरिंग थी। कोर्ट की बिल्डिंग में हर तरफ भीड़ और शोर था। साक्षी ने अनाया का नन्हा सा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे उसे दुनिया की हर बुराई से बचा लेगी। अनाया कॉरिडोर की तेज लाइट्स और अजनबी चेहरों को देखकर थोड़ी सहमी हुई थी, मगर अपनी माँ के साथ वो चुप थी। कार्तिक उसके पीछे पीछे चल रहा था, ना आगे ना बिल्कुल साथ। वो बस एक ऐसे साए की तरह मौजूद था जिसे देखकर साक्षी को हौसला मिल रहा था कि अगर उसके कदम लड़खड़ाए तो कोई है जो उसे गिरने नहीं देगा। कोर्ट रूम के अंदर की हवा बहुत भारी थी। सामने वाली बेंच पर विशाल बैठा था। आज वो बिल्कुल बदला हुआ था। नए साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर बनावटी शराफत और ऐसी शक्ल जैसे वो सबसे बड़ा मजलूम हो। जज साहब आए, कुर्सी संभाली और केस कॉल हुआ। साक्षी वर्सेस विशाल, अनाया कस्टडी केस। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नज़र उस मासूम बच्ची पर थी जो अपनी माँ की गोद में सिमटी हुई बैठी थी, और उस बाप पर जो अब कानून के सहारे अपना हक मांग रहा था। जज ने इशारा किया और विशाल का लॉयर अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में एक ठंडी सी चमक थी, बिल्कुल नपा तुला और प्रोफेशनल लहजा। योर ऑनर, उसने साक्षी की तरफ एक तंज भरी नज़र डालते हुए कहा, यह पूरा केस मेरी क्लाइंट के खिलाफ हुई एक साजिश का है। एक माँ जानबूझकर एक बाप को उसकी बेटी से दूर रख रही है। साक्षी का हाथ हल्का सा कांपा, मगर उसने अपनी डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। लॉयर आगे बढ़ा और उसने कहा, ये बच्ची के दिमाग में डर बैठा रही हैं। मेरे क्लाइंट को मिलने से रोकना, उन पर इल्ज़ाम लगाना और अब उस मासूम बच्ची के डर को बहाना बनाना, ये सब सिर्फ एक साजिश है। उसने फाइल बंद की और पूरे कोर्ट रूम की तरफ देखते हुए एक सवाल किया। सवाल सीधा है योर ऑनर, एक बाप की गोद से ज़्यादा महफूज जगह एक बच्ची के लिए क्या हो सकती है? कोर्ट रूम में एक हल्की सी हलचल हुई। विशाल ने धीरे से सर हिलाकर दिखाया, जैसे कह रहा हो कि उसे ज़्यादा दर्द तो और किसी को हुआ ही नहीं। जज ने साक्षी की तरफ देखा और पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? साक्षी धीरे से खड़ी हुई। उसने एक गहरी सांस ली, अपना दिल मजबूत किया और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, मगर उसके एक एक लफ्ज़ में बरसों का दर्द छुपा हुआ था। जी योर ऑनर, उसने कहा, मैं विशाल को अनाया से दूर रख रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। पूरे कोर्ट रूम में जैसे सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि उसने इतनी आसानी से ये बात मान ली कि वो अपनी बेटी को उसके ही बाप से दूर रख रही है। साक्षी ने आगे कहा, लेकिन मैं ये किसी नफरत या दुश्मनी में नहीं कर रही, ना ही कोई साजिश की है। मैं ये अपनी बेटी की ज़िंदगी और इसकी सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। विशाल का लॉयर तुरंत बीच में बोल पड़ा, सेफ्टी? किससे सेव कर रही हैं आप उसे? उसके अपने सगे बाप से? साक्षी ने पहली बार अपनी नज़र घुमाकर सीधा विशाल की आंखों में देखा। विशाल ने नज़र चुरा ली। साक्षी ने बिना चिल्लाए बहुत ही ठहराव के साथ कहा, जी हाँ, उसके अपने बायोलॉजिकल फादर से। अदालत में फिर से खामोशी छा गई। हर कोई साक्षी को सुन रहा था। साक्षी ने अपनी बात जारी रखी, जो इंसान मेरी बच्ची की नाजुक सेहत के बावजूद मुझे मौत और ज़िंदगी के बीच अकेला छोड़कर किसी और के साथ अफेयर में मसरूफ़ था, वो मेरी बेटी को क्या खाक सेफ रखेगा? विशाल के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया, जैसे उसका मखौटा सबके सामने उतर रहा हो। साक्षी की आवाज़ कोर्ट रूम में खामोशी को चीरते हुए गूंजी। उसके हर शब्द में एक माँ का दर्द और एक मजबूत औरत की सच्चाई थी। योर ऑनर, जब मेरी बेटी को स्ट्रोक आया था, साक्षी की आवाज़ थोड़ा भारी हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे कहा, मैं कॉल पर कॉल कर रही थी। 1 2 नहीं,
10 नहीं, 15 नहीं, 20-25 कॉल्स की थी मैंने। उसने अपनी मुट्ठी को धीरे से बंद किया, जैसे उस रात की बेबसी को अब भी वो महसूस कर रही हो। योर ऑनर, इन्होंने एक कॉल तक नहीं उठाया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। कोर्ट रूम में इतना सन्नाटा था कि लोगों की सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उस रात साक्षी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू की। आधी रात का वक्त था। मैं अपनी बच्ची को गोद में लेकर अकेली उस घर से निकली थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल सही सलामत अपनी बच्ची को पहुंचा पाऊंगी या नहीं। उसने सीधा जज की तरफ देखते हुए कहा, योर ऑनर, जब मैं घूम कर पीछे देखती हूँ ना, तो मुझे वहाँ कोई बाप नजर नहीं आता। विशाल का लॉयर बेचैन होकर बीच में बोला, पुरानी गलतियों के बुनियाद पर आप। साक्षी ने पहली बार उसकी बात काट दी। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल सख्त और साफ थी। ये कोई पुरानी गलती नहीं थी, ये उस वक्त की सच्चाई थी। उसने एक पल का ब्रेक लिया और फिर पूछा, जब मैं आधी रात को अपनी तड़पती हुई बच्ची को लेकर सड़क पर बारिश में खड़ी थी, उस वक्त इनका बाप होना कहाँ था? अदालत में जज ने अपना पेन टेबल पर रख दिया और विशाल की तरफ देखा। विशाल से अब नजरें मिलाई नहीं जा रही थी। वो शर्म और हार से झुक गया। साक्षी ने अपनी बात खत्म करते हुए बहुत सुकून से कहा, मैं किसी बाप का हक नहीं छीन रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हक और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हूँ। और जिस दिन मेरी बेटी को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी की जरूरत थी, उस दिन ये इंसान वहां मौजूद नहीं था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जज ने खामोशी से फाइल बंद कर दी। उस एक पल में कोर्ट रूम में बैठे हर शख्स को समझ में आ गया था, ये सिर्फ कस्टडी का केस नहीं था, ये उस रिश्ते का इम्तिहान था जिसे लोग बाप कहते हैं। और विशाल उस इम्तिहान में हार चुका था। कोर्ट रूम में जज ने अभी फाइल बंद ही की थी कि विशाल के लॉयर ने तुरंत खड़े होकर माहौल बदल दिया। योर ऑनर, डिफेंस एक अहम विटनेस से सवाल करना चाहती है। जज ने अपनी नज़र उठाई। किससे? लॉयर ने बहुत ही शाती नज़रों से साक्षी और कार्तिक को देखते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक से। अदालत में एक हल्की सी हलचल हुई। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार मुड़कर कार्तिक की तरफ देखा। वो बिल्कुल पुरसुकून था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी अलर्ट चमक थी। जज ने इजाजत दी। मिस्टर कार्तिक, विटनेस बॉक्स में आइए। कार्तिक धीरे कदमों से आगे आया, ओथ लिया और बेंच के सामने खड़ा हो गया। विशाल ने पहली बार उसे वहां इतने पास से देखा, बिल्कुल अकेला, बिना किसी ढाल के। लॉयर ने फाइल खोली और पहला सवाल किया, मिस्टर कार्तिक। उसकी आवाज़ बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। आप मिस साक्षी के क्या लगते हैं? कार्तिक ने बिना हिचकिचाए सीधा जवाब दिया, एक दोस्त और एक सपोर्ट। लॉयर ने एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, सिर्फ दोस्त और सपोर्ट या फिर इमोशनल पार्टनर? कोर्ट रूम में लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, कार्तिक ने बहुत ही सुकून से एक लफ्ज में जवाब दिया। फिर उसने अपनी आगे बात कंटिन्यू की, इमोशनल पार्टनर नहीं, सिर्फ सपोर्ट। लॉयर ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जैसे शिकार के करीब जा रहा हो। तो फिर आप हर जगह क्यों मौजूद रहते हैं? हॉस्पिटल के विजिट्स हों या स्कूल से बच्ची को लाना हो या रात की इमरजेंसी हो, आप हर वक्त वहाँ क्या कर रहे होते हैं? कार्तिक ने एक पल का ब्रेक लिया और फिर कहा, क्योंकि उन हालात में किसी का मौजूद होना ज़रूरी होता है। लॉयर ने तुरंत पलट कर पूछा, ज़रूरी या फिर फ़ायदेमंद? कार्तिक ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, आप इस केस को किसी और एंगल में ले जा रहे हैं। साक्षी के लॉयर ने भी ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, लेकिन जज ने विशाल के लॉयर को बात जारी रखने का इशारा किया। तो आप इस बात से इनकार करते हैं? लॉयर ने जोर देकर पूछा कि आप और मिस साक्षी के बीच कोई पर्सनल रिश्ता है? हाँ, कार्तिक ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इस बात से साफ इनकार करता हूँ। लॉयर ने एक फाइल उठाई, जैसे उसके पास कोई बड़ा राज हो। लॉयर ने एक फाइल हवा में लहराई और पूछा, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ये क्या है? उनके हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स दिखाए, हर जगह वही सिग्नेचर, वही वक्त, वही एंट्रीज।
हर बार आप वहाँ क्यों मौजूद होते हैं? कार्तिक ने खामोशी से उन डॉक्यूमेंट्स को देखा और कहा, ये डॉक्यूमेंट्स ये साबित करते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था। ये डॉक्यूमेंट्स ये नहीं साबित करते कि मेरे और साक्षी के बीच में कोई पर्सनल रिश्ता है। लॉयर का लहजा अब और भी तीखा हो गया। सिर्फ मौजूद? मिस्टर कार्तिक, क्या आप एक बाप की जगह लेना चाहते हैं? क्या आप एक बायोलॉजिकल फादर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं? कोर्ट रूम में साक्षी की सांस जैसे रुक सी गई। उसने डर के मारे अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और अनाया को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया। कार्तिक ने पहली बार एक गहरी सांस ली और बहुत सुकून से कहा, मैं किसी की जगह नहीं ले रहा। मैं किसी के किरदार पर अपना हक नहीं जमाता। विशाल से अब रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से चिल्लाया, तुम मेरी जगह ले रहे हो। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रहे हो। जज ने तुरंत गैवल मारा, मिस्टर विशाल, खामोश रहिए। लॉयर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और कहा, मिस्टर कार्तिक, क्या ये सच नहीं है कि जब भी एक बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो आप बीच में आकर उसे रोक देते हैं? नहीं, कार्तिक ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तब बीच में आता हूं जब वो बच्चे डिस्टर्ब होती है। लॉयर ने तुरंत पलटकर पूछा, डिस्टर्ब? या फिर आप और मिस साक्षी मिलकर उसे भड़काते हो उसके अपने ही फादर के खिलाफ? कार्तिक ने बहुत ही शांत रहकर पूछा, भड़काने से आपका क्या मतलब है? लॉयर ने अपनी आवाज ऊंची की, बच्ची को ये महसूस कराना कि उसका अपना बाप उसके लिए खतरा है। पूरे कोर्ट रूम में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कार्तिक पर थीं। कार्तिक ने पहली बार जज की तरफ देखा और फिर विशाल की तरफ। उसने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, बच्ची ने आज तक या मिस साक्षी के मुंह से ये नहीं सुना कि उसका बाप बुरा है। वो सिर्फ अपना डर बयान करती है और मैं सुनता हूं उसकी हर बात। लॉयर ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक सगे बाप से ज्यादा उसके लिए आप सेफ हैं? नहीं, कार्तिक ने बिना हिचकिचाए हुए कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सेफ्टी किसी नाम या टाइटल से नहीं आती। सेफ्टी मौजूदगी से आती है। विशाल गुस्से से आग बबूला होकर खड़ा हो गया। ये मुझे सबके सामने विलन बना रहा है। जज ने सख्ती से उसे बैठने का इशारा किया और कहा, मिस्टर विशाल, बैठ जाइए और कोर्ट की इज्जत कीजिए। लॉयर ने अपनी आखिरी कोशिश की। वो कार्तिक को किसी तरह फंसाना चाहता था। मिस्टर कार्तिक, उसने थोड़ा झुक कर पूछा, क्या आप कसम खाकर ये कह सकते हैं कि अगर आज अदालत बाप को मिलने की इजाज़त दे दे तो आप बीच में नहीं आएंगे? कार्तिक ने एक पल के लिए भी देर नहीं की। उसके चेहरे पर वही पुराना ठहराव था। अगर ये मुलाकात बच्ची के लिए सही और सेफ होगी तो मैं हरगिज़ बीच में नहीं आऊँगा। कोर्ट रूम में एक पल के लिए सब रुक गए। हर किसी को लगा कार्तिक ने हार मान ली, मगर उसने अपनी बात जारी रखी। लेकिन अगर वो उसके लिए ख़तरा हुई, कार्तिक ने आगे कहा और उसकी आवाज़ अब और भी ज़्यादा गहरी और मजबूत हो गई थी, तो मैं चुप नहीं रहूँगा, चाहे मुझे अदालत के बाहर ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। जज ने खामोशी से अपना पेन नीचे रखा। उनकी नज़रों में कार्तिक के लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट थी। जज ने कहा, अदालत ने सबका बयान सुन लिया है। कार्तिक बिना किसी शोर के विटनेस बॉक्स से नीचे उतरा। उसने साक्षी की तरफ नहीं देखा, ना ही विशाल की तरफ कोई गुस्से वाली नजर डाली। वो बिल्कुल खामोशी से अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया, एक ऐसे इंसान की तरह जो सिर्फ हकीकत बयान करने आया था, कोई तमाशा नहीं। विशाल का लायर अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। उसके पास कोई मजीद दलील नहीं बची थी। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स को अब समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि ये जिम्मेदारी और हक की जंग है। और विशाल, उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ये कड़वी सच्चाई महसूस की कि सिर्फ बाप कह देने से कोई बाप नहीं बन जाता। रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि निभाने से बनता है। कोर्ट रूम में एक अजीब सा बोझ था। जज ने फाइल्स बंद नहीं की, बस उन्हें एक तरफ रख दिया। उनकी नज़रें पूरे कमरे को छोड़कर एक नन्ही सी अनाया पर जाकर रुक गईं। अनाया अपनी माँ के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने डर के मारे साक्षी का दुपट्टा अपनी नन्ही उंगलियों में जोर से उलझा रखा था कि उसके हाथ सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी सांस थोड़ी तेज थी। वो घबराई हुई थी, मगर चुप थी।
क्योंकि वहाँ कार्तिक और साक्षी की मौजूदगी उसे सुकून दे रही थी। जज ने बहुत ही नर्म लहजे में कहा, बेटा अनाया, अगर आप ठीक महसूस करो तो मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार पलटकर पीछे देखा। वहाँ कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ना तो आगे बढ़ा, ना ही उसने कोई इशारा किया। उसने बस अपनी नज़रों से अनाया को सुकून दिया, जैसे कह रहा हो, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ। उस एक नज़र ने अनाया को जैसे हिम्मत दे दी। उसने धीरे से सर हिला दिया। कोर्ट रूम में एक कुर्सी आगे रखी गई। अनाया वहां बैठ गई। उसके नन्हे पैर ज़मीन तक नहीं पहुंच रहे थे। वो उस बड़ी सी अदालत में बहुत छोटी और नाजुक लग रही थी। जज ने सबसे पहले बहुत सादा सा सवाल पूछा, बेटा आपको यहाँ आना कैसा लग रहा है? अनाया ने अपने कंधे उछाल दिए और मासूमियत से बोली, थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? जज ने बड़े प्यार से पूछा। अनाया ने बिना सोचे बिल्कुल सच्चाई से जवाब दिया, यहाँ बहुत शोर होता है, और जब शोर होता है ना तो मेरा दिल बहुत फास्ट फास्ट धड़कता है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें तक जैसे रुक गईं। उस मासूम बच्ची के उन 4 लफ्ज़ों ने वो सब कह दिया जो बड़े बड़े लॉयर्स अपनी किताब से नहीं कह पाए। हर कोई महसूस कर सकता था कि उस बच्ची के नन्हे से दिल पर क्या गुजर रही है। जज ने अगला सवाल पूछा। उनकी आवाज़ में अब और भी नरमी थी। बेटा तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल कब लगती है? कब लगता है कि कुछ ठीक नहीं है? अनाया ने अपनी नज़रें घुमाकर विशाल की तरफ देखा, सिर्फ एक पल के लिए, फिर फौरन नज़र हटा ली, जैसे वहाँ देखने से उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। उसने धीरे से कहा और अपनी उंगली विशाल की तरफ, जब वो अंकल पास होते हैं, उसने धीरे से कहा और अपनी उंगली से विशाल की तरफ इशारा कर दिया। विशाल अपनी जगह पर तड़प उठा। योर ऑनर, जज ने सख्ती से हाथ उठाया, खामोश रहिए। अनाया की आवाज़ धीमी थी मगर कोर्ट रूम के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मुझे डर लगता है उन्हें देखकर कि मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। साक्षी ने अपने होठ भींच लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे मगर वो खामोश रही। जज ने थोड़ा आगे झुककर पूछा, और तुम्हें सबसे ज़्यादा सुकून किसके साथ मिलता है? तुम्हें सेफ कहाँ लगता है? अनाया ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मम्मा के साथ। फिर थोड़ा रुकी 1 सेकंड के लिए और मासूमियत से बोली, और कार्तिक अंकल के साथ भी। अदालत में एक सरसराहट हुई। कार्तिक वहीं ठिठक गया, जैसे उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनाया उसका नाम लेगी। साक्षी ने हैरत और सुकून से अपनी बेटी को देखा। जज ने पूछा, क्यों बेटा? कार्तिक अंकल के साथ सेफ क्यों? अनाया ने अपनी उन्हीं उंगलियों पर गिनना शुरू किया, जैसे कोई बहुत पुराना लेसन याद कर रही हो। जब मुझे रात को सांस नहीं आती तो कार्तिक अंकल मेरे साथ जागते रहते हैं। जब मुझे इंजेक्शन से डर लगता है तो वो मेरे लिए गेम्स बनाते हैं। और जब मम्मा रोती हैं तो कार्तिक अंकल कुछ बोलते नहीं थे, बस चुपचाप बैठ जाते थे। पूरे कोर्ट रूम में जैसे किसी के सांस लेने की तक आवाज़ नहीं आ रही थी। पूरे कोर्ट रूम में जैसे किसी के सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। हर कोई उस बच्ची की सच्चाई के आगे बेबस था। जज ने आखिरी सवाल किया, और विशाल अंकल? अनाया उलझ गई। उसने कोशिश की कि कुछ याद आए, फिर बहुत सादगी से थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, वो तो कभी साथ थे ही नहीं। विशाल गुस्से और बौखलाहट में अपनी जगह से चिल्लाया, तुम्हें ये सब सिखाया गया है। तुम झूठ बोल रही हो अनाया, मैं पापा हूँ तुम्हारा। ये लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। जज ने गैवल मारा और सख्ती से कहा, मिस्टर विशाल, कोर्ट की रिस्पेक्ट कीजिए। अनाया एकदम डर गई। उसका नन्हा सा शरीर कांपने लगा और उसने फौरन कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई गुस्सा दिखाया। बस वो खामोशी से एक कदम पीछे हो गया हो, जैसे विशाल को दिखा रहा हो कि रिश्ते प्रेशर से नहीं बल्कि मौजूदगी से बनते हैं। अनाया ने फिर से बोलना शुरू किया और इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था। पापा तो वो होते हैं ना जो हमेशा साथ रहते हैं, ढेर सारा प्यार करते हैं और हर मुश्किल को दूर कर देते हैं। कोर्ट रूम में साक्षी का दिल जैसे रुक गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि नन्ही सी बेटी इतनी गहरी बात कह देगी। ये सब अनाया ने बिल्कुल साफ कहा, विशाल अंकल ने कभी नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, ये सब तो कार्तिक अंकल ने किया है। फिर वो पल आया जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिला कर रख दिया। अनाया ने बहुत मासूमियत से जज की तरफ देखा और पूछा, तो फिर मेरे पापा कार्तिक अंकल हुए ना, क्योंकि ये सब तो कार्तिक अंकल ने किया है मेरे साथ। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया। अदालत में मौजूद हर शख्स शॉक हो गया। साक्षी का सर चकराने लगा और कार्तिक का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि ये बात होगी। बेटा, साक्षी ने घबराकर बोलना चाहा, मगर जज ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। अनाया ने घबराकर सबको देखा और पूछा, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? विशाल से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। ये दोनों मिलकर मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रहे हैं, ये धोखा है। तभी कार्तिक, जो अब तक बिल्कुल खामोश था, पहली बार उसने अनाया के डर को महसूस किया और बोला, बस विशाल। सिर्फ एक लफ्ज था, मगर उसकी आवाज में इतनी सख्ती और ठहराव था कि विशाल की जबान वहीं रुक गई। जज ने जोर से गैवल मारा, साइलेंस। आप लोग अदालत की रिस्पेक्ट कीजिए। पूरे कमरे में फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया, मगर अब सबकी नजरें कार्तिक और उस मासूम सी बच्ची पर थीं, जिसने रिश्ते की एक नई और सच्ची डेफिनेशन सबके सामने रख दी थी। जज ने विशाल की तरफ देखा और बहुत सख्ती से कहा, अगर एक बच्ची अपनी मर्जी से किसी एक के साथ सुकून और दूसरे के साथ डर महसूस करती है तो इसे ब्रेन वॉशिंग नहीं कहते। जज ने फाइल खोली और आखिरी बार सबूतों पर नजर डाली। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि डर की वजह से बच्ची के दिल पर बुरा असर पड़ता है। गवाहों के बयान साबित करते हैं कि बाप मुश्किल वक्त में कभी साथ था ही नहीं, और आज बच्ची ने खुद सब कुछ साफ कर दिया। जज ने अपना फैसला सुनाने से पहले एक बहुत गहरी बात कही, यह अदालत सिर्फ खून के रिश्तों पर फैसला नहीं करती, यह अदालत मौजूदगी और सेफ्टी पर फैसला करती है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया जब जज ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। अनाया की पूरी कस्टडी माँ यानी मिस साक्षी के पास रहेगी। बाप को अकेले में मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कभी मिलना भी हुआ तो वो भी सबकी सख्त निगरानी में होगा, और वो भी तब जब बच्ची खुद राजी होगी विशाल से मिलने के लिए। जज ने फैसला ख़त्म करते ही आखिरी लाइन बोली, बाप होना कोई टाइटल या नाम नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही विशाल का गुस्सा फट गया। तुम दोनों ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, वो साक्षी पर चिल्लाया। तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। साक्षी ने बिल्कुल ठहराव के साथ ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं छीना विशाल, तुमने खुद अपनी खाली जगह छोड़ दी थी। विशाल ने गुस्से में कार्तिक की तरफ मुड़कर कहा, तू बड़ा हीरो बनना चाहता है ना? याद रख, तू सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है। कार्तिक ने अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, मगर उसकी आवाज़ पूरी कॉरिडोर में गूंजी। मैं रिप्लेसमेंट नहीं हूँ विशाल, मैं वो इमरजेंसी हूँ जो तब काम आती है जब असली इंसान मौजूद नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड्स ने विशाल को पकड़कर पीछे किया। साक्षी ने अनाया का हाथ थामा और अनाया ने दूसरे हाथ से कार्तिक की शर्ट का कोना कस के पकड़ लिया। ये किसी ने सिखाया नहीं था, ना ही कोई प्लान था। ये रिश्ता बस खुद ब खुद बन गया था। विशाल वहां अकेला खड़ा रह गया, अपने शोर, अपने गुस्से और अपनी ही गलतियों के बीच। साक्षी जानती थी कि आज पहली बार उसकी बेटी ने अपने लिए डर नहीं बल्कि सेफ्टी को चुना। कोर्ट रूम का शोर धीरे धीरे पीछे छोड़ गया। गाड़ी रास्ते पे थी, ट्रैफिक बिल्कुल आम दिनों जैसा था। दुनिया को शायद फर्क नहीं पड़ता था, मगर किसी की जिंदगी आज हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अनाया फ्रंट सीट पर बैठी थी, उसका नन्हा सा सर कार्तिक की सीट की तरफ झुका हुआ था। साक्षी ने मिरर्स में देखा, अनाया सुकून से सो रही थी और उसकी सांस बिल्कुल बराबर चल रही थी। उस पल साक्षी को महसूस हुआ कि उसकी बेटी सिर्फ जिंदा नहीं है, आज वो सही मानों में महफूज है। कार्तिक ने गाड़ी चलाते हुए कोई बड़ी बात नहीं की, ना ही कोई जीत का जश्न मनाया। वो हमेशा की तरह खामोश रहा।
घर पहुंचकर साक्षी ने अनाया को गोद में उठाया, मगर नींद में भी अनाया ने कार्तिक की शर्ट का कोना नहीं छोड़ा। कार्तिक वहीं फ्रीज हो गया। साक्षी ने धीरे से कहा, मैं संभाल लूंगी, मगर अनाया की पकड़ बहुत मजबूत थी। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस उस खामोश पल को होने दिया। कार्तिक ने अनाया को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर रूम में सुलाने चला गया। जब अनाया गहरी नींद में सो गई तो कार्तिक ड्राइंग रूम में आ गया। वहाँ एक कंफर्टेबल खामोशी थी। कार्तिक वहीं खड़ा हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे वो हमेशा मौजूद रहता है। साक्षी ने सीधा उसकी तरफ देखा और कहा, जो आज कोर्ट रूम में हुआ वो तुमने प्लान नहीं किया था ना? कार्तिक ने सर हिला दिया। नहीं। साक्षी ने कहा, मैंने भी नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद साक्षी बोली, अनाया ने जो कुछ भी कहा आज वो उसके जज्बात थे। इस पर कोई लेबल मत लगाना कार्तिक। कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया, मैं लगाना ही नहीं चाहता कोई लेबल। वो मुझे जो भी मानती है वो उसकी पसंद है, मेरी कोई जिद या डिमांड नहीं है। साक्षी ने गहरी सांस ली और सच बोल दिया, मैं किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ कार्तिक। शायद कभी होंगी भी या नहीं, मुझे नहीं पता। कार्तिक ने बिना बुरा माने नर्मदिली से कहा, मैं यहाँ किसी रिश्ते के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम दोनों को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। उस रात साक्षी फिर छत पर चली गई। वही छत जहाँ कभी वो टूट कर रोई थी, मगर आज हवा वही थी, पर उसके अंदर का शोर खत्म हो चुका था। नीचे अनाया सुकून से सो रही थी और घर के किसी कोने में कार्तिक था, बिना किसी हक के, बिना किसी दबाव के। साक्षी ने तारों भरे आसमान को देखा और खुद से कहा, शायद प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता, शायद प्यार का मतलब किसी को महफूज रखना होता है। अगली सुबह सब कुछ आम था, स्कूल बैग, दवाइयाँ और ब्रेकफास्ट। अनाया ने अपने जूते पहनते हुए कहा, कार्तिक अंकल, आज होमवर्क में प्रॉब्लम आई तो आप हेल्प करोगे ना? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा हेल्प करूँगा। साक्षी ने किचन से ये सुना, मगर उनके बीच में कुछ नहीं बोली, ना रोका ना बढ़ाया, बस उस रिश्ते को अपनाने की इजाज़त दी। और कहानी वहीं ख़त्म हुई जहाँ ज़िंदगी फिर शुरू होती है, किसी बड़े वादे पर नहीं, बल्कि एक माँ, एक बच्ची और एक ऐसे इंसान पर जो साथ निभाना जानता था, बिना कुछ थोपे, बिना किसी रिश्ते के। कहीं दूर विशाल अकेला रह गया था। वो इस कहानी का विलन नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो बहुत दूर से समझा कि रिश्तों में हक से ज़्यादा जिम्मेदारी का वज़न होता है।